विधि का शासन तब आता है जब न्याय की गुणवत्ता हो, न्याय सुलभ हो, सर्वसुलभ हो और समयबद्ध हो। न्याय की गुणवत्ता के लिए, न्याय की सुलभता के लिए और न्याय की समयबद्धता के लिए भी जो सबसे बड़े वाहक के रूप में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह अधिवक्ताओं की होती है। और ऐसे अधिवक्ताओं से जुड़े हुए उनके बार एसोसिएशन में मुझे एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को हृदय से बधाई भी देता हूं। गोरखपुर सिविल कोर्ट की स्थापना, इसका एक लंबा इतिहास है। 1895 में इसकी स्थापना होती है। अब सोचो, पीढ़ी दर पीढ़ी न्याय के लिए, सत्य के लिए, समाज के उन मूल्यों और उन सिद्धांतों की स्थापना के लिए गोरखपुर का यह न्यायालय परिसर पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगा हुआ है। याद करिए, देश की आजादी के आंदोलन के दौरान भी गोरखपुर की कचहरी की बड़ी भूमिका थी। उस समय बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के अधिवक्ताओं ने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया और यही कारण है कि बार एसोसिएशन गोरखपुर ने केवल स्वाधीनता आंदोलन ही नहीं बल्कि स्वाधीनता आंदोलन के बाद भी राजनीति के, समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने प्रतिनिधित्व भी देकर के समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। जब हम यहां के इतिहास के बारे में कहते हैं तो बाबू चारू चंद्र दास जी, जस्टिस इस्माइल, इनका नाम हम सबके सामने बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। यही के अधिवक्ता पंडित हरीश चंद पति त्रिपाठी जी, प्रमोद चंद कुमार श्रीवास्तव जी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति के रूप में इन्होंने यहां के बार को सम्मानित किया। एडवोकेट केपी सिंह जी राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने आप सबकी बदौलत उत्तर प्रदेश के अपर हाउस का प्रतिनिधित्व किया। 2-2 बार विधान परिषद के सदस्य चुने गए। यानी जिस बार का महत्व इस बात से जोड़ा जाता है कि उसने न्यायमूर्ति दिए, स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी सेनानी दिए और उसने एक समृद्ध विरासत अपनी वर्तमान पीढ़ी के लिए छोड़ा हो, उस बार एसोसिएशन के साथ जुड़ना और उस बार के साथ, उस गरिमा के साथ आगे बढ़ना एक हम सब के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। मित्रों, हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत की आजादी के दौरान देश के अधिवक्ताओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। उस समय देश की आजादी के आंदोलन को नेतृत्व देने वाले जितने भी बड़े नेता थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, एक लंबी श्रृंखला है
महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम हो, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत का नाम हो, यानी ये सभी अधिवक्ता समुदाय से निकले हुए थे। यानी कितनी गरिमापूर्ण और कितनी गौरवशाली परंपरा अधिवक्ताओं की है, और उस गौरवशाली परंपरा के साथ आप सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त होता है। आप जब भी याद रखना, जिसके सामने एक समृद्ध परंपरा हो, एक समृद्ध आदर्श हो, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य होता है कि हम भी प्रयास करेंगे तो वहां तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने भी शुरुआत छोटे से की, लेकिन एक लंबी छलांग लगाई और वहां तक पहुंचे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सादगी, उनकी ईमानदारी, भारत के मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा किसी से छुपी भी नहीं थी। मैं जब भी प्रयागराज जाता हूं, मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृतियां आती हैं। जब मैं वहां के फोर्ट को देखता हूं, वहां के किले को देखता हूं, उस किले में प्रेसिडेंट सूट है। तो मैंने पूछा वहां, जब पहली बार जब मुझे प्रयागराज जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई प्रेसिडेंट सूट का मतलब यहां? तो तब मुझे बताया गया कि कुंभ के दौरान भी और प्रतिवर्ष माघ मेले के दौरान भी राष्ट्रपति रहते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रतिवर्ष 1 माह का समय प्रयागराज में व्यतीत करते थे। माघ मेले के दौरान वहां रह करके अपने आध्यात्मिक मूल्यों को किस रूप में विकसित करके राष्ट्र को लाभान्वित करते थे, यह कार्य प्रयागराज में रहकर के उनके द्वारा संपन्न किया जाता था। भारत केवल स्वतंत्र 1947 में हमें राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिली थी, भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारत के मूल्यों की स्थापना के लिए क्या कुछ प्रयास होने चाहिए। जब सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम के दौरान वहां पर भगवान सोमनाथ की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर के तत्कालीन सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा रोकने का प्रयास हुआ, तो राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार यह भारतीय संस्कृति और भारत की सनातन मूल्यों की अभिवृद्धि का एक सनातन प्रयास है और मुझे इस कार्यक्रम में जाना चाहिए। मैं इस कार्यक्रम में जाने से अपने आप को रोक नहीं सकता हूं। और वे स्वयं सोमनाथ गए, उन्होंने इस कार्यक्रम को अपने हाथों से संपन्न किया। आखिर राजेंद्र बाबू भी तो अधिवक्ता थे, और इसलिए राजेंद्र बाबू की इस स्मृति को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने देश की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण हम लोगों ने किया है। उसका काम अंतिम चरणों में चल रहा है, सत्र प्रारंभ हो चुका है। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि एक बड़ी समृद्ध परंपरा के आप वाहक हैं, और उस समृद्ध परंपरा में हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब भी यह देश अच्छे ढंग से आगे बढ़ा है, स्वर्णिम काल की आभा में नित नए प्रतिमान स्थापित करता है, उस समय उतने ही चुनौतियां भी हमारे सामने आती हुई दिखाई देती है। ये चुनौतियां दोनों प्रकार की होती हैं, आंतरिक भी होती हैं, बाह्य भी होती है। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है, यह समाज के एक जागरूक प्रहरी के रूप में आपकी एक बड़ी भूमिका होती है। और उस भूमिका के लिए हमारे अधिवक्ता समुदाय को अपने आप को तैयार करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। और उस दृश्य से आपने पिछले 12 वर्ष में बदलते हुए भारत की तस्वीर को देखा है। आज से 12 वर्ष पहले
एक सामान्य भारतीय के मन में क्या भाव थे, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती थी, आज क्या सोच रही है, इन दोनों के परसेप्शन को आप देखेंगे तो आपको 360 डिग्री का अंतर दिखाई देगा, 360 डिग्री का अंतर दिखाई देगा। आज से 12 वर्ष पहले भारत के बारे में दुनिया की निगाहों में एक कमजोर देश, अपने मूल्यों और आदर्शों से विमुख देश, गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी, अराजकता, भ्रष्टाचार, यह एक नियति बन चुकी थी। आज जिस भारत को हमारी पीढ़ी देख रही है, वह भारत अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध भारत दिखाई देता है। वह भारत अपनी विरासत का संरक्षण करने वाला भारत है। वह भारत उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक भारत के रूप में श्रेष्ठ भारत की यात्रा को करता हुआ दिखाई देता है। वह भारत आज अपने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है। वह भारत न केवल अपनी समृद्ध परंपरा के लिए बल्कि अपने समृद्ध आर्थिक व्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने वाला दिखाई दे रहा है। ये जो हमने गति प्राप्त की है, यह अद्भुत है। कोई कल्पना करेगा कि इन 12 वर्षों में 25 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से उभर करके एक सामान्य नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन कर रही है। यह प्रयास से हुआ है, एक प्रयास जहां पे चेहरा देख करके नहीं, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा देख करके नहीं, बल्कि भारत के संविधान के उस मूल भाव को ध्यान में रख करके, जहां पे हर व्यक्ति के साथ समता का व्यवहार हो, हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का अधिकार हो, जहां पर हर व्यक्ति के साथ बिना भेदभाव के शासन की योजना के साथ जोड़ने का भाव हो, वह आज देखने को मिलता है। याद करिए, कोविड कालखंड के दौरान जब पूरी दुनिया पस्त थी, तब भारत कोविड वैक्सीन बना रहा था। और गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज्यादा कौन जानता है इसके बारे में? आपने इंसेफ्लाइटिस की लड़ाई मेरे साथ सड़कों पे लड़ी है। आप में से बहुत सारे अधिवक्ता ऐसे हैं जो मेरे साथ पद यात्रा करते थे, जो मेरे साथ सड़कों पे लड़ते थे, जो मेरे साथ हर स्तर पर आंदोलन में सहभागी बनते थे। सिविल कोड बार एसोसिएशन हमेशा गोरखपुर का अधिवक्ता मेरे साथ। गोरखपुर की लड़ाई, आज जो गोरखपुर की तस्वीर बदली है, ये तस्वीर केवल एक राजनीतिक निर्णय से नहीं बदली है। ये वो तस्वीर बदली है जो हम लोगों ने आपके साथ में सड़कों पे लड़ करके देखा है और सड़कों पर उन मूल्यों की स्थापना के लिए कार्य किया है। और उस भाव के साथ जब हम आगे बढ़े हैं, तब ये परिवर्तन हम सबको देखने को मिला। इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन दुनिया के अंदर पहली बार देखा गया था 1905 में। 1905 में इसका पहला वायरस देखने को मिला था। और याद रखना, इसका वैक्सीन जापान ने 1905 में ही ढूंढ निकाला था, लेकिन भारत में पहुंचने में उस वैक्सीन को लगा 100 साल। 2005 में जब हमने पहली बार यहां इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीनेशन कराया था, याद करिए 100 साल के बाद वैक्सीन गोरखपुर आ पाया था। बीमारी 100 साल पुरानी है। दुनिया में वैक्सीन 100 साल पहले बन चुकी थी, लेकिन गोरखपुर आने में उस वैक्सीन को लगे 100 साल। और कोविड के समाधान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चला, मात्र 9 महीने में हमने भारत के अंदर अपना वैक्सीन बनाया। न केवल भारत की 140 करोड़ लोगों को बचाने का कार्य किया, बल्कि
दुनिया के अंदर 100 देशों को भी वैक्सीन की आपूर्ति की। बहुत सारे देश ऐसे थे जो वैक्सीन नहीं खरीद सकते थे, उनको भी वैक्सीन उपलब्ध करवाया। यानी भारत के अंदर 140 करोड़ के भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा थी। आज भी भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा दे रहा है। कोई सोचता था भारत के अंदर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की सुविधा हर वर्ष प्राप्त हो पाएगी? जो हमारे अध्यक्ष जी और मंत्री जी यहां पे कह रहे थे कैशलेस सुविधा, यही कैशलेस की सुविधा है जो भारत के अंदर 50 करोड़ लोगों को फ्री में उपलब्ध करवाने का काम आज यहां पे डबल इंजन की यह सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। कोई सोचता था, कोई सोच ही नहीं सकता था। 12 करोड़ घरों में एक एक शौचालय बन गए। कोई सोचता था 4 करोड़ लोगों के अपने घर बन जाएं। कोई सोचता था 45 करोड़ लोगों के घर में जनधन के अकाउंट खुल जाएंगे। पहले हम बैंक में अकाउंट खोलने के लिए जाते थे तो कहता था, बैंक वाला कहता था कि 1000 रुपया जमा करिए। जिसने 1000 रुपया देखा ही नहीं था उससे कहा जाता 1000 रुपया जमा करेंगे तब बैंक अकाउंट खोलेंगे। बैंक अकाउंट भी नहीं खोल पाए। एक साथ इतने लोगों को प्राप्त हुआ। आज परिणाम क्या है? डीबीटी के माध्यम से हम करोड़ों रुपया एक क्लिक करते हैं, पैसा उसके अकाउंट में पहुंच जाता है। बीच में किसी प्रकार की कोई दलाली नहीं। एक गरीब को उसके जीवन में परिवर्तन करने का आधार टेक्नोलॉजी कैसे हो सकती है, ये डीबीटी उसका माध्यम बनी है। रसोई गैस के कनेक्शन के लिए भटकना पड़ता था। 12 करोड़ परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिले। ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन ने 25 करोड़ लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लाने में सफलता प्राप्त की। यह परिवर्तन जो हुआ है, इस परिवर्तन का वाहक एक और भारत है। अब भारत ने जो पिछले 12 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया, अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए तेजी के साथ उसने उन्हें दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया। आज उसी को लेकर के दुनिया की बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। उन्हें अच्छा नहीं लगता क्योंकि भारत अब बॉटम 3 नहीं बल्कि दुनिया के बॉटम 5 राष्ट्रों में भारत की गिनती हो गई है। यानी टॉप 5 में भारत आ गया है। बॉटम 5 से टॉप 5 की इस यात्रा में भारत ने जो यात्रा तय की है, ये दुनिया के उन देशों को अब अच्छा नहीं लग रहा है जिनको लगता है कि अगले कुछ वर्ष में भारत टॉप 3 में आएगा। टॉप 3 में मतलब अमेरिका, चीन और भारत, 3 देश रहेंगे जिनके बीच में प्रतिस्पर्धा होने वाली है। और उस प्रतिस्पर्धा में भारत को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र होंगे। ये षड्यंत्र होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से।